नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में जिस तरह से पूरा का पूरा प्रकरण बुना गया है, अगर इसको इस देश का जुडिशियल सिस्टम सही तरीके से लेता है तो बहुत सारे जेल में इस देश के लोग जा सकते हैं, बड़े बड़े लोग इस देश के जेल में जा सकते हैं। और अभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है, भले ही सरकार की मंशा कुछ भी हो, क्योंकि इस देश में सरकार एब्सोल्यूट नहीं है। आज हम उन तकनीकी पहलुओं को समझेंगे, उन सारी चीज़ों को समझेंगे जिसमें बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए अब बहुत सारे लोगों का जेल में भेजा जाना जस्टिफाई किया जा सकता है, तार्किक माना जा सकता है। कैसे, इसको हम समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। एक एक बार सिलसिले से चलते चलते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी मामले में गिरफ्तार क्यों किया जाता है और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी के लिए अनिवार्यता क्यों है कि आरोपी को सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए, या फिर अदालत से जब आप अदालत में सुनवाई होती है तो अदालत आपको हिरासत में क्यों भेजती है, आपको खुला क्यों नहीं छोड़ती है। उसके लिए एक बड़ी सामान्य सी व्यवस्था है। वो ये है कि ये आदमी अगर बाहर रहेगा तो केस को प्रभावित करेगा। ये आदमी बाहर रहेगा तो जो नाबालिग बच्ची है उसको बयान बदलने के लिए दबाव डाल सकता है। ये बाहर रहेगा तो न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस आदमी को समाज से अलग रखा जाए ताकि ये केस में दखलंदाजी ना कर सके और न्याय न्यूट्रल तरीके से हो सके। यही लॉजिक होता है। और अब जो बयान आए हैं, जो खबरें आई हैं, उसके मुताबिक एक बार फिर एक खबर आई है कि नाबालिग बच्ची जो है उसने अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने बदल दिया है। एक धारा होती है जिसके तहत जब आप मजिस्ट्रेट का बयान जो होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने होता है, पॉस्को में, पुलिस के सामने नहीं होता। और मजिस्ट्रेट के सामने एक बार बयान हो गया मतलब वो बयान पत्थर की लकीर हो गया। उसको ये मान लिया गया कि ये बयान ऐसा नहीं माना जाएगा बाद में कि इसको दबाव में दिलाया गया। इसका यही मतलब होता है। इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिलाया जाता है। थानेदार के सामने अगर आपने कोई बयान दिया है तो उस बयान को आप कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि नहीं साहब, ये तो हमको पुलिस ने दबाव में दिला लिया। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान होता है तो उस बयान का कुछ मतलब होता है, वो एक मजबूत बयान माना जाता है। इसलिए पॉक्सो में ये बयान दिलाया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। अब आप समझते चलें पूरी कहानी को। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था लड़की ने, वो बयान बाद में बदला और उसके अंदर से यौन उत्पीड़न को हटाकर चयन में भेदभाव का आरोप, ये बदलाव आया है, ऐसा कहा गया है। लेकिन जो मीडिया में खबरें आई हैं वो खबरें ये आई हैं कि उस बच्ची का जो पिता है वो ये कह रहा है कि हमको किसी ने लालच नहीं दिया, लेकिन हमने डर के मारे बयान बदला है, क्योंकि कई तरह का डर हमको था, कई तरह के हमारे ऊपर दबाव आ रहे थे। दूसरे शब्दों में, अगर ये दबाव आते हैं और ये डर आता है तो इसका बेनिफिशियरी कौन हुआ? इसका लाभ सीधे सीधे किसको मिल रहा है? ब्रजभूषण शरण सिंह को मिल रहा है। तो इस देश की पुलिस की जो पूरी जांच की व्यवस्था है, उस व्यवस्था पे एक सवाल उठता है कि आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को इस केस को प्रभावित करने का मौका दिया। अगर आप समय रहते उसे गिरफ्तार कर लेते तो इस केस को प्रभावित ना कर पाता। क्योंकि केस प्रभावित हुआ है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जाकर एक पीड़िता अपना बयान बदल रही है, यानी केस प्रभावित हुआ है। उसका पिता मीडिया में बयान दे रहा है कि मुझ पे दबाव था, डर था मुझे। और जाहिर बात है, एक आदमी जिसके ऊपर अनगिनत हत्या के मुकदमे चल चुके हों, जो टाडा में वांछित रहा हो, जिसके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल चुके हों, जो आदमी कुख्यात व्यक्ति हो, बहुत बदनाम हो, जो आदमी सांसद हो, बहुत अमीर हो, और देश की सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी उसके खिलाफ शिकायत पर कोई एक्शन ना लेते हों, तो उस व्यक्ति से कोई भी डर जाएगा भाई। एक आदमी जिसने अपने 2 मकान बेच के एक छोटा सा मकान खरीदा और अपनी बेटी को पहलवान बना के वो एक मुकाम पे ले जाना चाहता था, वो आदमी
एक कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाला आदमी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से संरक्षण प्राप्त, यही एक परसेप्शन है समाज में, यही माना जा रहा है कि भाई उनका हाथ है इसलिए नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। उस व्यक्ति से वो आदमी कैसे कहाँ तक भिड़ेगा? तो ये पूरा मामला, इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने केस को प्रभावित किया, पहली चीज़। दूसरा, अगर केस को प्रभावित करने में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की भूमिका रही है, अभी मैं आगे आऊँगा कि ये कैसे स्टैब्लिश होता है, तो उनके जो एसोसिएट हैं जिन्होंने मदद की इस केस को दबाने में, उनके ऊपर भी शक का घेरा खड़ा होता है। इस देश में जो हमारी न्यायपालिका है उसका काम है न्याय को सुनिश्चित करना, यानी इस केस में सीधे सीधे वो सारे हालात बुने गए, बनाए गए जिनके तहत इस मामले को पलटा जा सकता था। पुलिस की जांच के दौरान, और उनके ये पहले भी रिकॉर्ड पे आ चुका है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पीड़िता के परिवार को तरह तरह से अप्रोच कर रहे थे। इस देश के मीडिया ने पूरा एक वातावरण बनाया, और उस वातावरण को बनाने के साथ साथ उस लड़की की पहचान, उसके ताऊ का इंटरव्यू दिखाकर पूरी दुनिया को बता दी कि वो कौन लड़की है, कहाँ की रहने वाली है। उसका सोशल ट्रॉमा अलग, उसके बाद दिन में 4 फ़ोन आते होंगे, अरे क्या हो गया, अच्छा अपनी बिटिया का था, मुझे तो पता ही नहीं, कल पता चला, कैसे करोगे, वो तो बहुत बड़े लोग हैं। पूरे दिन एक प्रेशर है, अलग तरह का सोशल ट्रॉमा है। अब आप कहोगे यार इनको भी पता चल गया, ये तो ढिंढोरा पीट देंगे, ये तो हमारे परिवार को बदनाम कर देंगे, अब तो सबको पता चल गया, हम कहाँ अपना चेहरा लेकर जाएं। समाज की सबसे बड़ी खराबी है कि जो पीड़ित है वो ज़्यादा गिल्ट में रहता है, और जो उत्पीड़न करने वाला है उसके मुकाबले उसको लगता है मेरी इज्जत चली गई, मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी। तो एक तो मीडिया ने उसको सोशल ट्रॉमा में झोंक दिया, उनकी पहचान उजागर करके सबको बता दिया कि किस लड़की के साथ हुआ है, और उस पहचान को उजागर करके उसने जो आरोपी है उसको भी बता दिया कौन व्यक्ति है, उसकी भी मदद की। तो मीडिया भी दोषी हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता और कहता है नहीं इस मामले में न्याय होना जरूरी है, तो ये सब लोग एक एक करके जवाबदेह होंगे। प्रधानमंत्री जी के पास इसकी पहले शिकायत की गई थी, ये रिकॉर्ड पे है। पॉस्को कहता है कि एक शिकायत अगर किसी व्यक्ति के पास जाती है और वो शिकायत को दबाने की कोशिश करता है या उचित मुकाम पर नहीं ले जाता, तो उसकी भी जवाबदेही है। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं लगातार जो बढ़ रही हैं। अब मैं आता हूं कि ये कैसे सरकार का नियंत्रण है पूरी तरह से इस केस पे, इसका अंदाजा आपको लगेगा अनुराग ठाकुर के बयान से। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं, खेल का उनका महकमा है, लेकिन वो कितनी ताकत रखते हैं इसका अंदाज़ा, इस देश में कितनी शक्ति उनके पास है, उनके इस बयान से ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि चार्जशीट के खिलाफ 15 जून तक दाखिल कर दी जाएगी। आप कौन है भाई साहब? आप खेल मंत्री है ना। आप इतने दावे के साथ एक एजेंसी जो जांच कर रही है उसकी जांच के बारे में कैसे कह सकते हैं कि वो 15 जून तक जांच पूरी कर लेगी? आप कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जांच पूरी करके और जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो कोर्ट के सामने चार्जशीट पेश कर देगा? और अगर आप इस अधिकार के साथ कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो जांच हो रही है उसको आप कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर रहे हैं, आपके नियंत्रण में वो जांच। तो एक खेल मंत्री के पास में पुलिस की जांच नियंत्रित करने का तो अधिकार नहीं होता है। वो किस हद से ये बयान दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अनुराग ठाकुर भी इस पूरी जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने की स्थिति में है, क्योंकि उनके पास में पावर है और इस पावर को वो अपने बयान से व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा मामला, रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव 30 जून तक किया जाएगा। रेसलिंग फेडरेशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, खेल मंत्रालय के अधीन आती है, ऐड देता है खेल मंत्रालय, बाकी ठीक है, लेकिन वो अपने संविधान से चलती है। उसके चुनाव के मामले में खेल मंत्रालय कैसे दखल दे सकता है, एक और सवाल। और अगर दखल दे सकता है तो अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह इतने दिनों से वहाँ पर चले आ रहे थे, चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, इतने दिनों बाद उनको वहाँ से दूर किया गया, तो वो भी आपकी मर्जी से किया गया। अगर आप इसमें थोड़ा और देखें तो रेसलिंग फेडरेशन में जो इंटरनल एक ग्रीवांस कमेटी बनेगी जिसकी अध्यक्ष किसी महिला को बनाया जाएगा। ये काम रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर तो जांच बिठाने का कर सकते हैं वो, लेकिन रेसलिंग फेडरेशन के अंदर कमेटी बनेगी ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? ये काम तो फेडरेशन के लोग करेंगे। फेडरेशन में अभी कोई चुनी बॉडी नहीं है, एक एडहॉक कमेटी काम कर रही है, तो क्या खेल मंत्रालय उस एडहॉक कमेटी को निर्देश दे सकता है? ये बड़ा सवाल है। यानी जो पूरा रेसलिंग फेडरेशन है, या तो वो अनुराग ठाकुर के
अपने शिकंजे में है और उनके आदेश से चल रहा है, तो खेल फेडरेशन में जो कुछ गड़बड़ होता है उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं की होनी चाहिए। और या फिर सोचने की बात यह है कि भैया आप इसको कैसे प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप देखें तो दोबारा पहलवानों ने ये मांग की कि बृजभूषण शरण सिंह और उनके जो भतीजे, चाचा वाचा, पूरे जो जमे हुए थे रेसलिंग फेडरेशन में, उनको दोबारा नहीं चुना जाए। तो जब एक रेसलिंग फेडरेशन एक डेमोक्रेटिक संस्था है, जहाँ चुनाव होता है, जहाँ चुनाव के ज़रिए आदमी को बनाया जाता है, वो मैनिपुलेशन अलग चीज़ है, हेरफेर अलग चीज़ है। तो जब वो चुना जाता है तो उसमें खेल मंत्री ये कैसे आश्वासन दे सकता है कि चुनाव में कौन जीतेगा, या किसको चुनाव लड़ने दिया जाएगा, किसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, किसी को अगर चुनाव लड़ने से आप डिस्क्वालीफाई करते हैं, किस हैसियत से करते हैं, यह बड़ा सवाल है। इन सारी चीज़ों से ये पता चल रहा है कि इस देश में सिस्टम काम कैसे कर रहा है, संस्थाएं काम कैसे कर रही हैं, और उस देश में जो लोकतंत्र की स्थिति है वो क्या है। पहलवानों से कह दिया कि भाई आप 15 जून से पहले हम आपको दे देंगे FIR, वो कर देंगे, चार्जशीट दाखिल कर देंगे, तो 15 जून तक आप शांति रखो, ठीक है भाई। अब इसमें पूरा जो भी है एक चीज़ पता चलती है, ऐसे देखो तो तकनीकी चीज़ों को छोड़ दो तो, कि भैया ठीक है चलो मामला तो आगे बढ़ा। लेकिन उधर अलग अलग जगहों से सपोर्ट मिल रहा है, जापान से उनको सपोर्ट मिला है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन मिला है, रेसलिंग फेडरेशन से सपोर्ट मिला है इन अधिकारियों को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपकी जो है वो एक दबाव तो है, उसके मद्देनज़र आपने ये बयान दे दिया। लेकिन इतने बयान से क्या होगा, एक बात सोचिए। अगर मान लीजिए ओलंपिक एसोसिएशन ये कह देता है कि आप भारत के झंडे के नीचे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमारे एथलीट इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, रेसलिंग फेडरेशन कह सकता है, उसने तो अल्टीमेटम दिया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में जब ये अल्टीमेटम आपके सिर पे बैठा हुआ है, आप ये जो सब काम कर रहे हैं, इतने भर से क्या हो जाएगा। अब अचानक सरकार ऐसे एकदम जाग जाती है, आपको ये भी समझ में आएगा कि इतने समय से तो नज़रअंदाज किया हुआ था। इस देश में विरोध का अधिकार है लोगों को, विरोध के लिए जिसका विरोध करना उसी की परमिशन लेनी पड़े, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जंतर मंतर पे उनको बगैर अनुमति बैठना पड़ा था, उनको आपने उठा लिया, ठीक बात है। लेकिन एक बात बताइए कि अब ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है, इसके बाद में प्रधानमंत्री जी अगर मोदी जी जाते हैं, वैसे तो वो मीडिया को अवॉइड करते हैं, जवाब दे नहीं पाते हैं उनका, लेकिन वहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इस पर सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री क्या उत्तर देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए ये सब सामने हो रहा है और इसी तरह से एक प्रेशर पूरी दुनिया में बन रहा है भारत के ऊपर कि भारत जो है इस मामले में न्याय करे। अब आप थोड़ा सा न्यूट्रल होकर सोचें कि आप जस्टिस चंद्रचूड़ हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आप देख रहे हैं कि खुलेआम देश में क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स फेडरेशन का कारोबार पूरा का पूरा एक आदमी जेबी दुकान की तरह चला रहा है। एक आदमी लखनऊ में कंपटीशन आयोजित करता है, वहाँ पे खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया जाता है और भेदभाव में न्याय मांगने खिलाड़ी जाती हैं तो न्याय देने की कीमत मांगी जाती है। ये उसके ऊपर आरोप है। ये भी आरोप है कि उस आदमी को, जबकि वो पूरी तरह से केस को प्रभावित करने की स्थिति में था, आज़ाद छोड़ा जाता है और आखिर में वो आदमी केस को प्रभावित करता है। यानी इस देश में जो न्याय होने वाला है, उस न्याय को पूरी तरह से छेड़छाड़ की जा रही है। उससे न्याय से छेड़छाड़ सबूतों के तौर पे भले ही ना हो, लेकिन कोर्ट रूम के बाहर अगर न्याय के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है और ये स्थापित हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है, तो चंद्रचूड़ साहब क्या करेंगे? वो जुडिशरी को बोलेंगे भैया सुओ मोटो लो, इस केस को यहाँ बुलाओ, बुलाइए सबको। और ये अनुराग ठाकुर का अगर इतना ज़्यादा होल्ड है खेल मंत्री का, इनके ऊपर ये भी आरोप लगा था कि इनको जो शिकायत करो ये बृजभूषण शरण सिंह को बता देते हैं। तो अगर इनका इतना होल्ड है फेडरेशन पे, पुलिस पे, सब पे, तो क्या देश में जो सरकार चल रही है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है क्या? अपनी मर्जी से सब चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपनी मर्जी से सब चल रहा है तो जो लड़की के उत्पीड़न के आरोप हैं, उन उत्पीड़न के आरोपों में बाकी लोग भी शामिल हैं। बृजभूषण शरण सिंह अगर पॉस्को से बच जाते हैं तब तो उनके लिए सारे केसों से बचना आसान हो जाएगा, क्योंकि सारी लड़कियों को सबूत देके, ये करके, पुलिस को सबूत इकट्ठे करके केस साबित करना पड़ेगा। अभी तो अगर पॉस्को में कार्रवाई होती है तो फिर बृजभूषण शरण सिंह को अपने आप को निर्दोष साबित करना है। उसमें एक टेक्निकल चीज़ और भी है। जिन मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान दर्ज हुए हैं,
ये उन मजिस्ट्रेट साहब के हाथ में है कि वो अगर जो बयान पुलिस ने उनके पास ला के करवाए हैं, और दोबारा जो बयान कराया है, पुलिस ही बयान कराती है, बयान अपने आप नहीं होते, इसलिए पुलिस का इस जांच में एक रोल रहता है। तो मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर है कि वो पहले वाले बयान को सही मान के चलें या दूसरे वाले बयान को सही मान के चलें, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में जो चीज़ें आई हैं उसके हिसाब से जो दूसरा वाला बयान है वो बयान तो दबाव में दिया गया है। उसके पिताजी भी कह रहे हैं कि साहब ये तो हमने डर के मारे दिया है। तो डर के साथ, दबाव में, लालच में, नशे की हालत में दिए गए बयानों को अदालत अहमियत नहीं देती है। तो मजिस्ट्रेट साहब अगर अपने विवेक का इस्तेमाल बहुत सही तरीके से करते हैं तो इतना सब कुछ होने के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह को कोई नहीं बता सकता। तो निचोड़ ये है कि ये सब होने के बाद भी, लड़की के बयान वापस लेने के बाद भी, ये पुलिस के पास बयान वापस नहीं हुआ है। जब ये अलग बात है कि अदालत में जब मामला जाए, केस चले, वहाँ लड़की खड़े होकर अदालत में कहे कि ठीक है हमने बयान दिया था लेकिन ऐसा नहीं ऐसा था, तो बात अलग है। अन्यथा अभी एकदम क्लियर कट केस है कि अगर चाहे अदालत तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके बृजभूषण शरण सिंह को सीधे जेल भेजने का आदेश दे सकती है कि ये बाहर रहकर केस को प्रभावित कर रहे हैं। संभव है ये, लेकिन सारी चीज़ें जो संभव हैं, शक्ति के आगे कुछ नहीं चलता है। और जिस तरह की ताकत हमारे देश में कोई भी किसी के पास कोई भी ताकत है, ये दिखाई देता है आपका अनुराग ठाकुर वाले बयानों से। इसका बहुत तकनीकी पहलू आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप आर्थिक रूप से हमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करके मेंबरशिप भी ले सकते हैं। ज्वाइन बटन आपको चैनल के नाम के साथ मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद।